देखो बेटाओ, बात चल रही थी अपनी एमबी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, यानी जब मॉडल वाले वाक्यों के अंतर्गत आपको मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दी गई है और ये फिक्स कंडीशन होता है। आपने यानी मॉडल के अंतर्गत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमेशा मॉडल के साथ किया जाता है। और जब मॉडल के साथ किया जा रहा है तो वहां पे कौन सा टेंस हो गया? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, फिक्स कंडीशन हो गई। तो एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, आई कैन कंप्लीट दिस वर्क। दिस वर्क जो है बेटा वो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो देखो आई यहाँ पे कर्ता हो गया, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। कैन क्या हो गया? यहाँ पे मॉडल हो गया। कंप्लीट क्या हो गया? एमबी फर्स्ट हो गई। और दिस वर्क क्या हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो चारों क्लियर है ना बेटा? आई कैन कंप्लीट दिस वर्क, यानी ये आपका तो कैन के साथ जो एमबी फर्स्ट आई है, यानी कैन के साथ जो एमबी फर्स्ट आई है, कंप्लीट जो भी लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सूचक हो गया। किसका सूचक हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सीधा हो गया कि एडवर्ब के अंतर्गत यानी मॉडल आ जाए, मॉडल के साथ हमेशा एमबी फर्स्ट दी हुई होती है। तो ध्यान रखना वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ना बेटा? दूसरा उदाहरण देता हूं, देखो, ही मे गो टू द स्कूल टुडे। देखो ही सब्जेक्ट हो गया, मे आपका क्या हो गया? मॉडल हो गया। गो आपकी बेटा एमपी फर्स्ट हो गई। टू आपका क्या हो गया? यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया। द स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया और टुडे आपकी एडवर्ब हो गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और इसके साथ यानी मॉडल के साथ जो एमपी फर्स्ट आई है तो कंडीशन अपनी फिक्स हो रही है, सीधी फिक्स हो रही है। तो ध्यान रखना इसके साथ, यानी जब कंडीशन फिक्स हो रही है तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसके साथ हमेशा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। तो देखो बेटाओ, क्लियर है यहां तक? पांचवा, छठवें नियम की चर्चा करते हैं। छठवां नियम है आपका यानी शर्त वाले वाक्य। देखो ओपन कंडीशनल सेंटेंस रूल नंबर 6 कि यदि किसी भी वाक्य के अंतर्गत सेंटेंस के अंतर्गत दो वाक्य एक साथ दिए गए हों तथा पहले वाला वाक्य इफ क्लॉज से, किसे बताओ? इफ क्लॉज से जुड़ा हुआ है तथा दूसरे वाला वाक्य विल सेल प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म के साथ दिया गया है तो वहां पीआईटी का प्रयोग किया जाता है। देखो बताओ, यानी नियम है इसका कि किसी भी वाक्य के अंतर्गत, किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत, यानी दो वाक्य, कितने वाक्य बेटा? वो दो वाक्य एक साथ आ जाए, यानी सेंटेंस दो
हुआ है, यानी इफ क्लॉज हो गया उपवाक्य, क्लॉज क्या हो गया उपवाक्य से जुड़ा हुआ है तथा दूसरे वाला वाक्य बिल सेल प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ट्रिक है बेटा इसकी, देखो यानी इफ क्लॉज डॉट 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 प्लस बिल सेल प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म, यानी एमबी की फर्स्ट फॉर्म, देखो यानी इफ क्लॉज वाला वाक्य जो है यहाँ पे ब्लैंक दी गई है तो इसके अंतर्गत पीआईटी का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? पीआईटी का प्रयोग होगा। और दूसरा वाक्य बेटा बिल सेल प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म के साथ दिया गया है तो जहां पे एफआईटी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। ट्रिक के आधार पर देख लो, यानी इफ क्लॉज दिया गया है तो इस ब्लैंक के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पीआईटी का प्रयोग होगा और दूसरा वाला वाक्य बिल सेल प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म के साथ दिया गया है तो वहां पर एफआईटी का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना ये कंडीशन आप, यानी दोनों कंडीशन इफ क्लॉज के साथ जुड़ के आएंगी तो ये कंडीशन आप अपने दिमाग में ध्यान रखना। एग्जांपल देखो बेटाओ, इफ यू ब्लैंक कोष्टक में वर्क हार्ड यू विल पास इन द एग्जाम। देखो इफ कंडीशन वही आ गई, मैं अभी बता रहा था क्लॉज वाली, यू बेटा आपका करता हो गया, वर्ब आपकी क्या है यहाँ पे वर्ब, यानी वर्ब है हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते यू विल पास, तो आ गया ना आपका एफआईटी। यहाँ पे जब एफआईटी दिया गया है इस कंडीशन में तो ध्यान रखना यहाँ पे किसका प्रयोग कर देंगे हम? पीआईटी का। किसका बेटाओ? पीआईटी का। यू जो अपना सब्जेक्ट है वो कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर के प्लूरल? प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो इसके साथ बेटाओ क्या हो जाएगा? एमबी की केवल फर्स्ट फॉर्म वर्ब, यानी क्या आ जाएगा? एमबी की केवल फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। सेंटेंस क्लियर हो गया? इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास इन द एग्जाम, यू विल पास इन द एग्जाम। ऊपर यानी आपका ट्रिक लिखी हुई है, उसके आधार पर दूसरा एग्जांपल देखो, इफ सी ब्लैंक कोष्टक में कम लेट सी विल सिट हियर, सी विल सिट हियर। देखो बेटा इफ क्लॉज की कंडीशन दी गई है यहाँ पे सेंटेंस में, इधर दूसरे वाले वाक्य में विल सिट यानी तो एफआईटी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कंडीशन दी गई है, तो ध्यान रखना इस कंडीशन में सी अपना सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा? एस। क्या हो जाएगा बेटा? कम्स। दोनों एग्जांपलों को नोट कर लो। दोबारा से एक बार बता देता हूं कि यदि दो वाक्य एक साथ दिए गए हैं और दोनों वाक्यों के अंतर्गत यानी एक वाक्य में आपको बिल सेल प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, बिल सेल प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए और एक वाक्य आपका इफ क्लॉज से जुड़ा हुआ हो, तो ध्यान रखना इफ क्लॉज वाले वाक्य के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा तथा बिल सेल प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य के अंतर्गत फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ना बेटा यहां तक सबका? चर्चा करते हैं हम अगले नियम की बेटाओ। रूल नंबर 7। देखो इसके Antargat यानी अगला नियम जो है उसमें बता रहे हैं कि इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के यानी नियम नंबर 7, देखो इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के जन्मजात गुण यानी जो उसकी क्वालिटी होती है, जन्मजात गुण यानी जन्म के साथ जन्म से लेकर जो पैदा होता है जन्मजात गुण
इसके अलावा उसकी विशेषताएं, क्वालिटीज, विशेषताओं के अलावा उसमें कोई भी 200 बैड हैबिट्स बोलते हैं, 200 आदि को दर्शाने के लिए, यानी ETC आदि को दर्शाने के लिए PIT का प्रयोग किया जाता है। आदि को दर्शाने के लिए PIT का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया ना बेटा? दोबारा से दोहरा देता हूं, इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के जन्मजात गुण, उसकी विशेषताएं 200 आदि को दर्शाने के लिए PIT का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखो बेटा, ए चाइल्ड ब्लैंक कोष्टक में रेस्पेक्ट, यानी ए चाइल्ड ब्लैंक कोष्टक में रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। देखो बेटाओ, ए चाइल्ड एक वचन हो गया, रेस्पेक्ट सम्मान, यानी सम्मान करता है हिज पेरेंट्स अपने माता पिता का, यानी तो सिंगुलर करता है, तो इसके अंतर्गत सीधा हो जाएगा, क्या लग जाएगा? रेस्पेक्ट्स हो गया। यानी सीधी सीधी बात है कि एक बच्चा जो है वो अपने माता पिता का सम्मान जरूर करता है, तो उसका यानी जन्मजात गुण, एक विशेषता होगी उसकी कि एक बच्चे को, यानी प्रत्येक बच्चे को या एक बच्चे को अपने माता पिता का सम्मान जरूर करना चाहिए। तो यानी उसकी क्वालिटी यानी निकल के आ रही है कि नहीं आ रही है? क्वालिटीज निकल के आ रही है कि प्रत्येक बच्चे को यानी अपने माता पिता का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। दूसरा एग्जांपल देखो, दी grandmother blank love her grandson। देखो बेटाओ, ग्रैंड मदर दादी माँ, यानी वृद्ध जो लोग होते हैं, दादी माँ दादाजी, लव प्रेम करते हैं हर ग्रैंडसन अपने नाती पोतों को, यानी जो नाती पोते होते हैं, यानी देखा होगा प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति अपने नाती पोतों को बहुत अधिक प्रेम करता है। तो यानी यहाँ पे सीधे सीधे उसकी क्या हो गई? विशेषताएं हो गई, किसी व्यक्ति की क्या हो गई? विशेषताएं हो गई, उसकी गुण हो गई। तो दी ग्रैंडमदर एक वचन है, तो क्या हो जाएगा? लव्स। क्या हो जाएगा? लव्स हर ग्रैंडसन। ध्यान रखना इस नियम का, किसी भी व्यक्ति के जन्मजात गुण, विशेषताएं आदि को दर्शाने के लिए PIT का प्रयोग किया जाता है। दो एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं। आगे बात करते हैं नियम नंबर 8 बेटाओ। देखो, यानी यदि किसी भी सेंटेंस में, यानी यदि किसी भी सेंटेंस में हेयर या देयर, हेयर या क्या आ जाए फिर? देयर, हेयर या देयर दोनों शब्द आ जाए या एक शब्द आ जाए, तो ध्यान रखना हेयर या देयर आ जाए तो वहां PIT का प्रयोग किया जाता है। तो वहां PIT का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना इस नियम का, यानी यदि किसी भी सेंटेंस में हेयर या देयर शब्द आ जाए, यहां वहां, फिक्स कंडीशन है, दोनों शब्द दिखाई दे जाए या एक शब्द दिखाई दे जाए, आ जाए, तो वहां PIT का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देखो बेटाओ, एग्जांपल में देखो, देयर आई ब्लैंक, देयर आई ब्लैंक और कोष्टक में गो, तो देयर शब्द आ गया, आई यानी आपका यूनिक पर्सन हो गया बेटाओ, तो इसमें यानी यूनिक में यानी कौन सा एप्लीकेबल है आपका, तो गो के साथ क्या हो जाएगा? ओनली आई के साथ गो। दूसरा देखो, यू ब्लैंक कोष्टक में प्ले फुटबॉल, यानी यू ब्लैंक प्ले कोष्टक फुटबॉल हेयर। तो देखो बेटा, हेयर शब्द आया, यू आपका प्लूरल में हो गया, तो प्ले का क्या हो जाएगा एडवर्ब के अंतर्गत? प्ले। हेयर शब्द और देयर शब्द दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ध्यान रखना दोनों के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर है
है बेटा यहां तक? नियम नंबर बात करते हैं हम आपकी 9। देखो नियम नंबर 9, यदि किसी भी वाक्य के अंतर्गत यानी किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत, किसी भी वाक्य के अंतर्गत या सेंटेंस के अंतर्गत यानी स्टेटिव वर्ब आ जाए, क्या आ जाए बेटा? स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब किसे बोलते हैं? स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब का मीन्स होता है बेटा अवस्था, अवस्था सूचक क्रिया। स्टेटिव वर्ब का जो मीन्स मैं अगर निकालूं तो स्टेटिव वर्ब का मीन्स होता है अवस्था सूचक क्रिया। नियम कह रहा है आपका कि किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत, किसी भी वाक्य के अंतर्गत स्टेटिव वर्ब आ जाए, और स्टेटिव वर्ब मैंने बताया कि अवस्था सूचक क्रिया। अवस्था सूचक क्रिया का मतलब ये होता है कि वे क्रियाएं जो व्यक्ति की स्थिति का बोध कराती हैं, यानी उसकी कंडीशन का बोध कराती हैं, उन्हें स्टेटिव वर्ब के नाम से जाना जाता है। तो बेटा स्टेटिव वर्ब जो होती है वो 5 प्रकार की होती हैं। कितने काइंड्स होते हैं इसके? 5 होती हैं, 5 प्रकार माना गया है। ये सीधे सीधे हम अपने शब्दों में यानी आम बोलचाल की भाषा में यदि स्टेटिव वर्ब का अर्थ निकालना चाहे कि किसे कहते हैं, तो सीधा सीधा कह दो कि वे क्रियाएं जो व्यक्ति के सेंस ऑर्गन से संबंधित होती हैं। सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, सेंस ऑर्गन्स का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियां। क्या बोलते हैं बेटा सेंस ऑर्गन्स को? ज्ञानेंद्रियां। यानी वे क्रियाएं जो व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होती हैं, वे क्रियाएं जो व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होती हैं, उन्हें स्टेटिव वर्ब या अवस्था सूचक क्रिया के नाम से जाना जाता है। यानी तो अपनी ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है बेटा? अगर हम बात करें साइंस के अंतर्गत तो 5 होती हैं। कितनी होती है बेटा? 5। देखो कौन कौन सी? ईयर, आई, नोज, ईयर यानी क्या हो गई? कान, आई आंख, नोज नाक हो गई आपकी, इसके अलावा आपकी स्किन चमड़ी, और टंग, टंग जुबान, जीभ बोलते हैं इसे। ईयर यानी कान से जो सुनने का कार्य किया जाता है, आंख से जो देखने का काम किया जाता है, नोज नाक से सूंघने का, स्मेल का काम किया जाता है, स्किन फील यानी महसूस करने का जो काम किया जाता है, और टंग जुबान से यानी जो आप स्पीक करते हैं, बोलने का जो कार्य किया जाता है। ये पांचों आपके सेंस ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं, ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखना, ये अगर किसी भी वाक्य के अंतर्गत आ जाएं तो इनके अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में केवल एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। इनके अंतर्गत यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत केवल इसमें एस या ईएस का प्रयोग ही किया जाता है। देखो बेटाओ, दोबारा से दोहरा देता हूं, यदि किसी भी वाक्य के अंतर्गत स्टेटिव वर्ब आ जाए, अवस्था सूचक क्रिया आ जाए, तो ध्यान रखना अवस्था सूचक क्रिया व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत यानी इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत केवल इसमें एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। स्टेटिव वर्ब की अगर हम मेन उत्पत्ति की बात करें तो बेटा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से मानी जाती है। किसमें बेटा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत इसमें नो चेंज करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत अवस्था सूचक क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत अवस्था सूचक क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्टेटिव वर्ब का कोई अगर वाक्य आ जाए तो केवल एस या ईएस लगाते हैं, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत इसमें नो चेंज करते हैं, कोई भी कुछ भी नहीं लगाते हैं, जो कहते हो उतार देते हैं। तो देखो बेटा स्टेटिव वर्ब है कौन कौन सी, उनको नोट कर लो आप, यानी स्टेटिव वर्ब को नोट कर लो आप। देखो सी के अलावा लिसन, सी लिसन, वॉच,
अलावा हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, लाइक, रिमेंबर, फॉरगेट, विश, डिजायर, कंटेन, रिजेंबल, थिंक, हेट, लव, स्पीक, कंसीडर, ईटीसी। देखो बेटा ये जो सभी लिखी है मैंने, ये स्टेटिव वर्ब है और इनके अंतर्गत कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अभी एग्जांपल देखो और एग्जांपल के बाद इनको एक बार और बताता हूं आपको। देखो आई ब्लैंक और यहां पे लिख दिया मैंने, यानी हैव 4 कार्स, आई हैव 4 कार्स। तो आई नामक जो सब्जेक्ट है, कर्ता है, उसका 4 कारों के ऊपर स्वामित्व है बेटा। क्या है उसका? स्वामित्व है, रिजेंबल है, अधिकार है उसका। तो हैव का क्या हो जाएगा? आई हैव 4 कार्स, नो चेंज, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा देखो ही बिलोंग टू ए पुअर फैमिली। देखो बेटा बिलोंग आ गई कि नहीं आ गई? बिलोंग स्टेटिव वर्ब है, तो यानी केवल क्या लग जाएगा? एक कर्ता एक वचन है तो क्या हो जाएगा? बिलोंग्स, एस या ईएस। दोबारा से इनका मैं हिंदी अर्थ बता देता हूं। देखो बेटा सी माने देखना, लिसन सुनना, वाच देखना, हियर सुनना, स्मेल सूंघना, टेस्ट स्वाद लेना, फील महसूस करना, लाइक पसंद करना, रिमेंबर याद करना, फॉरगेट भूलना, विश इच्छा, डिजायर वही इच्छा या विश माने शुभकामना भी बोल सकते हैं, कंटेन गिनना, रिजेंबल अधिकार, थिंक सोचना, हेट प्रेम लगो घृणा करना, नफरत करना, लव प्रेम करना, स्पीक बोलना, कंसीडर विचार करना, तो ध्यान रखना ये स्टेटिव वर्ब है और इनके 2 एग्जांपल हैं आपको। आई है 4 कार, उसका स्वामित्व तो गया बेटा कार के ऊपर निजी है, और दूसरा है ही बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, वो गरीब परिवार से संबंधित है, तो बिलोंग्स। तो इसके अंतर्गत दोनों के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अवस्था सूचक क्रिया के अंतर्गत केवल एस या ईएस का ही प्रयोग किया जाता है।